बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 20 होगा मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का, और लास्ट लेक्चर हमारा हुआ है उसमें हमने 7.3 जो है वो उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे। अभी हम क्वेश्चन 9 स्टार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 किया था हमने, जिसमें हमने किसी भी ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनको हमने कंकरेंट शो किया था। बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे राइट बाई सेक्टर्स को कंकरेंट शो किया था हमने, यहाँ पे हम एल्टीट्यूड्स को कंकरेंट शो करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 दोनों लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। वैसे भी 7 से 12 7.3 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैं अंडरलाइन करके चलता हूँ कि हमारा जो काम है, हमने एल्टीट्यूड जो होते हैं किसी ट्राइंगल के उनको कंकरेंट शो करना है। तो जो कि जनरल प्रूव है, तो रैंडमली हम कोई भी एक ट्राइंगल जो है वो एज्यूम कर सकते हैं और जनरलाइज फॉर्म में प्रूव करना है। तो मैंने एक ट्राइंगल कंसिडर की है ABC। इसको यहाँ स्टार्ट करते हैं यूँ, कंसिडर और ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल किस तरह की है, सच दैट, अब चूँकि वेक्टर अलजेब्रा में काम हो रहा है तो हर पॉइंट के साथ उसका पोजीशन वेक्टर लिखना पड़ेगा हमें। तो हम लिखते हैं सच दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ A ये होगा OA और ये इक्वल होगा स्मॉल a के। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये होगा OB और ये होगा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह जो स्टार्ट है वैसे ही हो रहा है, ट्राइंगल वैसे ही हमने कंसिडर की हुई है। और पोजीशन वेक्टर ऑफ C अगर हम बात करें तो OC होगा और ये इक्वल होगा स्मॉल c के। ये तो हमने जो डायग्राम थी ट्राइंगल थी वो डिस्क्राइब कर दिए। अब अगली बात ये है कि हमने एल्टीट्यूड्स को शो करना है कि वो हमारे पास कंकरेंट होने चाहिए। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी वर्टेक्स से आप अपोजिट साइड के साथ एक ऐसी लाइन मिलाते हैं जो परपेंडिकुलर हो, यानी C से हमने ड्रॉप किया AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर, तो ये कहलाएगा इसका एल्टीट्यूड। इसी तरह A से F तक देखें तो ये BC के ऊपर एल्टीट्यूड है, और B से D तक देखें तो ये AC के ऊपर एल्टीट्यूड है। तो तीन एल्टीट्यूड कौन से हमने रख लिए, AF BD और CE। अब हम जानते हैं कि तीनों कभी पैरेलल तो नहीं हो सकते, तो दो लाइंस अगर प्लेन में पैरेलल ना हो तो कहीं ना कहीं मीट करती हैं। इसका मतलब है हर दो के बारे में हम जानते हैं कि वो मीट करेंगे, यानी AF और CE भी मीट करेंगे, 100% श्योर बात है ये। AF और BD भी मीट करेंगे और BD और CE भी मीट करेंगे। हमें क्या करना है, शो ये करना है कि जहाँ दो मीट करेंगे तीसरा भी वहीं से पास करना चाहिए। तो दो को तो आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि एक पॉइंट में मीट करते हैं, लेकिन जो तीसरा होगा उसका ये नहीं पता कि वो उसी पॉइंट से गुजरेगा या नहीं, और ये हमने प्रूव करना है। अगर हम थर्ड वाले को उसी पॉइंट से पास करवा देंगे तो इसका मतलब हमने कंकरेंट शो कर दिए। इसलिए दो को मैंने सॉलिड लाइन से बनाया और एक मैंने बनाया डॉटेड लाइन से। डॉटेड लाइन का मतलब है कि ये अभी हमने प्रूव करना है, टू प्रूव है। अभी जो सॉलिड लाइंस वाले हैं वो समझ लें कि हमने एज्यूम किया है कि वो मीट कर रहे हैं किसी सिंगल पॉइंट पे। फिर ओरिजिन को हम इन्वॉल्व करते हैं, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसी को हम ओरिजिन रख लेते हैं। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका कंकरेंसी वाला पॉइंट है, उसी को हम क्या रख लेते हैं, O। अब ये बात मैं यहाँ लिखता हूँ, लेट A से कहाँ तक है, F तक, लेट AF, फिर उसके बाद BD एंड CE be the थ्री एल्टीट्यूड्स। हमने कहा जी ये तीन जो है वो एल्टीट्यूड्स हैं ऑफ ट्राइंगल ABC, ऑफ ट्राइंगल ABC। अब मैंने कहा ना दो के बारे में श्योरिटी है कि वो मीट करते हैं, वो बात यहाँ लिख देते हैं। सपोज कौन से दो, कोई से भी दो एज्यूम कर सकते हैं। मैंने AF और CE को एज्यूम किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ सपोज करते हैं कि जो AF है एंड CE है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, इंटरसेक्ट एट O, और साथ लिख दें वेयर O इज़ दी ओरिजिन। चूँकि ये इस प्लेन में कहीं ना कहीं ओरिजिन भी होगा, तो हमने इसका फ्रेम ट्राइंगल का इस तरह एडजस्ट किया हुआ है कि जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो का वो ओरिजिन पे बने।
अब जिन दो को आपने एज्यूम किया होता है उन्हीं को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली बात मैं लिखता हूँ, देखिए एज, सबसे पहले ए एफ की बात करते हैं। ए एफ जो है वो बी सी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे एज ए एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी सी वेक्टर। और आप अगर पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा रिकॉल करें तो पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा कुछ हिस्सा हमने इग्नोर किया था जिसको हमें नहीं पता था। अब ए से लेकर एफ तक, ए तो मुझे पता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो स्मॉल ए है, लेकिन मुझे एफ का नहीं पता कि वो कहाँ पे है। तो हम ये जो ओ एफ वाला पोर्शन है इसको इग्नोर कर देंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ए से लेकर एफ तक परपेंडिकुलर है तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर ए से लेकर ओ तक भी कर दी जाए तब भी इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। तो इसका मतलब अगर ये परपेंडिकुलर है ए से एफ तक तो फिर ए से लेकर ओ तक भी परपेंडिकुलर होगा। अब ए से लेकर ओ तक अगर हो गया तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलरिटी में इन्वर्ट करने से डायरेक्शन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ए ओ परपेंडिकुलर है तो फिर ओ से ए भी परपेंडिकुलर होगा, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अब देखें ओ ए भी हमारे पास है, वो कहाँ पे है, ये लिखा हुआ है ओ ए स्मॉल ए के इक्वल है और बी सी का मतलब होगा ओ सी माइनस ओ बी, वो दोनों भी हमारे पास हैं। तो जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जिसके बाद हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है तो फिर हम परपेंडिकुलरिटी को डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ओ ए का और जो बी सी का डॉट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह काम हो रहा है। वहाँ में हमने अपर पोर्शन इग्नोर किया था, यहाँ हम लोअर पोर्शन इग्नोर कर रहे हैं। वहाँ पे राइट बाइसेक्टर्स थे और यहाँ पे एल्टीट्यूड्स हैं। अब देखिए ओ ए हमारे पास किसके बराबर है, स्मॉल ए के, यहाँ आ गया स्मॉल ए, और बी सी किसके बराबर होगा, ओ सी माइनस ओ बी। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, ओ सी की वैल्यू क्या है, स्मॉल सी, ओ बी की वैल्यू क्या है, स्मॉल बी। इसको सिंप्लीफाई करें तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी, चूँकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हमारे पास बन गई है फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने ए एफ की बना ली है। अब दूसरा जो हमने एज्यूम किया वो सी ई है। अब सी की बनाते हैं। सी ई अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो अब मैं लिखता हूँ आल्सो सी ई वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है ए बी के साथ। और वही बात है कि हमारे पास सी ई अगर देखें तो ई का तो मुझे नहीं पता ये कहाँ पे है, लेकिन इतना पता है कि सी उस ट्राइंगल का वर्टेक्स है। तो सी ई अगर परपेंडिकुलर है तो ओ ई को इग्नोर कर दें, सी ओ तक इसकी लाइन ऑफ एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वहाँ तक भी परपेंडिकुलरिटी रहेगी। तो अगर सी ई परपेंडिकुलर ए बी की है तो इसका मतलब ये होगा कि सी से ओ तक अगर लाइन ऑफ एक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो तब भी ये परपेंडिकुलर होगा। और ओ सी ओ अगर परपेंडिकुलर है तो उसको इन्वर्ट करके ओ सी बनाएं तब भी परपेंडिकुलरिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओ सी जो होगा ये भी परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। अब ओ सी हमारे पास स्मॉल सी के बराबर है, ए बी होता है ओ बी माइनस ओ है, तो इसका मतलब है दोनों की वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो अब क्या हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि डॉट में हम उस वक्त कन्वर्ट करते हैं जब हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ अवेलेबल होती हैं। तो ओ सी की वैल्यू क्या अवेलेबल है, स्मॉल सी, और ए बी क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी का मतलब क्या है, बी, ओ ए का मतलब क्या है, ए। इनको मल्टीप्लाई करें, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वी कॉल इट इक्वेशन 2। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है किसको, पहले वाले राइट बाई सेक्टर इसको एल्टीट्यूड को, और दूसरी वाली इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है दूसरे वाले एल्टीट्यूड को। इसका मतलब है कि अगर इन दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूं तो मैं दो एल्टीट्यूड्स जो हैं सी ई और ए एफ, इनकी इंटरसेक्शन डिस्कस कर रहा हूं, और जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो इंटरसेक्शन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि वो किस तरह की इंटरसेक्शन बन रही है। तो सॉल्व करते हैं जी। ये इसमें ए डॉट सी ए डॉट बी है, इसमें सी डॉट बी सी डॉट ए है। ए डॉट सी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहीं कर लेते हैं, जो कि जगह थोड़ी सी हमें चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि ये रेज ना करना पड़े मुझे, तो कर लेते हैं इसको एडिंग 1 एंड 2। 1 2 को ऐड करें, देखें क्या बनेगा। सो इक्वेशन 1 ये लिखिए, ए डॉट सी माइनस ए डॉट
b इक्वल्स टू 0, और इक्वेशन 2 ये लिखी हुई है, इसको पहले लिखना नेगेटिव वाले को, c डॉट ए नेगेटिव का और प्लस जो c डॉट b है वो पॉजिटिव का। अब दोनों को ऐड करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल, c डॉट ए डॉट c बराबर ही होते हैं, सिर्फ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बाकी जो बच गया वो आपके पास क्या है, c डॉट b माइनस a डॉट b इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैंने दोनों को सॉल्व किया है तो जो हमें आंसर मिला है वो बिल्कुल वैसा ही आंसर मिला है जैसी ये कंडीशन थी इक्वेशन 1 और जैसे ये कंडीशन 2 थी इक्वेशन 2 से, ये भी वैसे ही देखें c डॉट b a डॉट b। अब जिस तरह ये कंडीशन इसको रिप्रेजेंट करती है, ये वाली कंडीशन इसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी किसी को रिप्रेजेंट करेगी। ये इसको भी रिवर्स करके देखते हैं। इसको रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने a कॉमन ले लिया, बिल्कुल वैसे ही देखें इन दोनों में b कॉमन है और डॉट कम्यूटेटिव होती है, लेफ्ट से कॉमन है या राइट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इन दोनों में से जो इंटरसेक्शन का रिजल्ट है उसको स्टडी करने के लिए मैं इसको और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, तो मैंने b कॉमन ले लिया दोनों से। b जब कॉमन लिए तो अदरवाइज क्या c माइनस, देखें अभी इस तरह की स्टेटमेंट बन चुकी है। फिर इससे एक स्टेप पीछे जाएं अगर, तो ओ बी का मतलब होता है ओ बी, चूँकि b किसके बराबर है, ओ बी के, और c का मतलब है ओ सी, a का मतलब है ओ ए। और फर्दर मोर अगर आप देखें तो ओ सी माइनस ओ ए का मतलब होता है ए सी। तो यहाँ से क्या शो हुआ है कि ओ बी और ए सी का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, विच शोज दैट कि ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओ बी ए सी के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। अब ये देखें ओ भी था यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैंने आपको पहले कहा कि परपेंडिकुलरिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता अगर आप इन्वर्ट कर दें। अगर ओ भी परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब होगा B से O तक भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर B से O तक परपेंडिकुलर है तो इसी लाइन फंक्शन को आगे ले जाएं तो B से D तक भी क्या है, परपेंडिकुलर। अब हम कह सकते हैं आल्सो B टू D अगर किया जाए तो वो भी परपेंडिकुलर है AC के। तो यहाँ से हमने कंक्लूड कर लिया कि ये जो कंडीशन बनी है BD, तो असल में देखा जाए तो ये हमने यहाँ लेट किया था, ये इसका एक एल्टीट्यूड था। तो दो एल्टीट्यूड्स की जो इक्वेशंस थी उसको हमने सॉल्व किया, यानी दो एल्टीट्यूड्स की इंटरसेक्शन को हम डिस्कस कर रहे थे। वहीं से हमें जो उनका रिज़ल्ट था उससे हमें तीसरे एल्टीट्यूड की कंडीशन मिल गई है। इसका मतलब है जहाँ दो मीट करते हैं तीसरा भी वहीं से पास करता है, और वो डायग्राम से क्लियर भी हो रहा है। तो अब हम क्या देंगे, विच इज़ कंडीशन ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। अगर ये दो को सॉल्व करके तीसरी कंडीशन बन चुकी है, जिसका मतलब है कि तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, जहाँ से दो गुजर रहे हैं वहीं तीसरा भी पास कर रहा है। हैंस जो हमारा टारगेट था कि एल्टीट्यूड जो होते हैं वो कंकरेंट होते हैं, वो बात प्रूव हो चुकी है। अब इसके एंड में आप ये कंक्लूजन लिख देंगे, मैं इसको थोड़ा सा रेज करके बताता हूँ। बाकी डायग्राम में रेज कर रहा हूँ, सिर्फ जो कंक्लूजन है उसको बताता हूँ कि वो पेपर में आपने कैसे लिखना है इसका। तो कंक्लूजन के लिए आप क्या करेंगे, यही लाइन आपने बस एंड में कर देनी है। ये हमारा जो प्रूव करना था, यही कंक्लूजन हमारा ड्रा हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, देखें, हेंस ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। तो ये बात वेरीफाई हो चुकी है, क्योंकि दो जहाँ से पास कर रहे थे तीसरा भी वहीं से पास कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट जो थी हमने प्रूव करनी थी वो हमने प्रूव कर ली है। तो इसको वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें आप एक बार देख लें, जो इससे पिछला क्वेश्चन था और वो और ये तकरीबन एक जैसे थे। उसमें हमने राइट बाइसेक्टर्स की बात की थी, इसमें हमने एल्टीट्यूड्स की बात की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। अब लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 10, और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने ये शो करना है कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। बेसिकली होता ये है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। तो मैंने एक सेमी सर्कल लिया है, आप ये कह लें कि इसका ए बी इसका डायमीटर है, ओ इसका सेंटर, और ये एक सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल। आपने इसके अंदर एक एंगल इंस्क्राइब करना और शो करना है कि जब भी इसके अंदर एंगल इंस्क्राइब होगा वो हमेशा राइट एंगल होगा। तो मैंने यहाँ पे कहीं भी एक एंगल बनाना था, तो मैंने इस जगह पे एक एंगल बनाया, इसको पी पॉइंट कहते हैं। ए पी बी ये जो एंगल है इसको हमने शो करना है कि ये राइट एंगल होना चाहिए। तो जो जो डायग्राम की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप मेंशन कर दें, फिर प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखे हैं कि कंसिडर अ सेमी सर्कल विथ सेंटर एट
सेंटर एट ओ, और रेडियस भी मेंशन कर दें, एंड रेडियस जो इसका रखना है हमने वो उसको हम ए कह लेते हैं। एंड रेडियस जैसे ये देखें ओ से बी रेडियस है और ओ से ए रेडियस है। अब चूँकि हम काम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में तो वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह अब एक पी पॉइंट हम लेते हैं और पी पॉइंट के हिसाब से हम बताते हैं कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करता है और फिर एंगल कौन सा हमने शो करना है। अगर ये रेडियस का ए है तो फिर ओ से बी और ओ से ए देखें तो दो सेम वेक्टर बन रहे हैं। ओ बी वेक्टर और ओ ए वेक्टर लेंथ में सेम है, डायरेक्शन में एग्जैक्टली अपोजिट है। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो ये अनलाइक पैरेलल होंगे। अगर इस वाले को मैं कहता हूँ ये ओ ए है, ओ बी सॉरी, और इस वाले को मैं कहता हूँ कि ये ओ ए है, तो ये अगर पॉजिटिव होगा तो ये फिर क्या होना है आपके पास, ये नेगेटिव बनेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन का फ़र्क है। ओ ए और ओ बी दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम यहाँ से एक वेक्टर बनाते हैं ये वाला ओ से पी की तरफ, ये जो ओ पी वेक्टर है, इस ओ पी वेक्टर का डायरेक्शन तो इसकी डिफरेंट है उन सब दोनों से, लेकिन इसकी लेंथ भी, चूँकि ये भी सर्कल का रेडियस है, इसकी लेंथ भी रेडियस के बराबर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ओ ए, ओ बी और ओ पी, इन तीनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है इन तीनों की। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या करना है। तो ये बात यहाँ मेंशन कर दें। सो ओ ए अगर माइनस ए रखा हुआ है हमने, तो जो ओ बी होगा वो चूँकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस ए, बट दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब आगे चलते हैं, पी पॉइंट को यहाँ जो हमने मेंशन करना है वो लिखते हैं, फिर देखते हैं कि हमने किस तरह प्रूव करना है इसको। अब आते हैं इस पी पॉइंट की तरफ, इसको मेंशन करते हैं। मैं लिखता हूँ टेक अ पॉइंट पी, टेक एनी पॉइंट कर लें, एनी पॉइंट पी ऑन द सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट जो है वो पी ले लिया, जिससे ये नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, अब देखें नाउ, अब हम जानते हैं कि ओ से ए तक जो लेंथ है और ओ से बी तक जो लेंथ है और ओ से लेकर पी तक जो लेंथ है, यानी तीनों वेक्टर्स चूँकि हैं डायरेक्शन इनकी डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन तीनों वेक्टर्स की लेंथ रेडियस के बराबर है। तो तीनों जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड आप किसके को रखेंगे, ए के, और आगे लिख लें दैट इज़ रेडियस, ये रेडियस के बराबर है। ये तो चलो होगी सारी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं प्रूव क्या करना है। प्रूव आपने करना है कि पी पे एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हम जानते हैं वेक्टर अलजेब्रा में 90 डिग्री शो करने के लिए डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स की ज़ीरो शो करनी पड़ती है। तो मैं ये लिखता हूँ टू शो, हमने क्या शो करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, जिसको हमने इंस्क्राइब एंगल कहा था कि सेमी सर्कल का जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब इस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, फॉर दिस वी शो, इसके लिए हम क्या शो करते हैं, वी शो, हम ये शो करते हैं कि जो ए पी है, ए पी वेक्टर और पी बी वेक्टर जो है, ए पी का और पी बी वेक्टर का जो डॉट है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो। अगर हम ए पी वेक्टर और पी बी का डॉट ज़ीरो शो कर दें तो ये बात कन्फर्म हो जाएगी कि इनके दरम्यान एंगल कितना बनता है, 90, और हमारी बात प्रूव हो जाएगी। तो इसी को लेके चलते हैं। कंसिडर ए पी डॉट पी बी। अब ए पी जो है वो बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए, देखें ये होगा ओ पी माइनस ओ ए, और जो पी बी है वो होगा ओ बी माइनस ओ पी। यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को। फर्दर मोर आप देखें कि हमने कहा है कि ओ ए और ओ बी जो हैं इनमें सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। तो इसका मतलब अगर हम ये कहते हैं या रीज़न कोड कर दें कि ओ ए जो है ये नेगेटिव है किसका, ओ बी का, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दोनों की लेंथ का फ़र्क, लेंथ सेम है, डायरेक्शन का फ़र्क था। तो आप जहाँ ओ ए लिखा है वहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं माइनस ओ बी। तो ये मैं कर देता हूँ, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ओ ए की जगह मैं लिखूँगा माइनस ओ बी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ आ जाएगा ओ बी।
और साथ क्या आएगा जी, ओ बी माइनस ओ पी। अब देखें ओ बी प्लस ओ पी और ओ बी माइनस ओ पी, एक बार प्लस हो रहे हैं एक बार माइनस, तो ये बन जाएगा ओ बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ओ पी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और हमने ऊपर कहा है कि ओ बी और ओ पी की मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है, तो ये क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा रेडियस का स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। आंसर कितना आ गया, 0। और 0 आंसर आने का मतलब ये है कि डॉट 0 हो चुका है, और डॉट 0 होने का मतलब ये है कि ये ए पी और पी बी आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर। अब देखें, दिस इम्प्लाइज ए पी डॉट पी बी इज इक्वल टू 0। सो इसका कंक्लूजन क्या निकला डॉट 0 होने का, कि ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू पी बी, एंड हेंस हमने शो कर दिया कि जो दोनों में कॉमन P है उस पे जो एंगल बन रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी बी, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ ये हमारा काम ख़त्म होता है। सो वी हैव शोन दैट एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये कवर हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रूव दैट कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये एक सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में आप लोगों ने ये फार्मूले पढ़े थे, उनमें से एक है ये। हमने यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा में इसको वेक्टर्स के थ्रू करना है, और वेक्टर को इन्वॉल्व करके जब हम करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि स्टार्ट फिर किस तरीके से किया जाए। तो ये नज़र आ रहा है कि इस पूरी स्टेटमेंट में दो एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा। ये हमें इस बात की तरफ मतलब हमें इशारा मिल रहा है यहाँ से कि हमने दो वेक्टर्स कंसिडर करने हैं, जिनमें से एक का एंगल अल्फ़ा और दूसरे का एंगल बीटा रखना है। फिर अगली बात यह है कि अगर इसमें कॉज इन्वॉल्व है, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इसका कॉज इन्वॉल्व होने का मतलब है कि कॉज इन्वॉल्व होता है डॉट प्रोडक्ट में। तो ये भी हमें इंडिकेशन मिल गया कि हमने डॉट प्रोडक्ट के थ्रू करना है इसको। दो बातें होगी। तीसरी बात यह है कि वेक्टर्स ऐसे रखने हैं जिनकी मैग्नीट्यूड का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं पे भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमें नज़र नहीं आ रही। तो ये बात भी क्लियर होगी। तीन बातें हमने यहाँ से पॉइंट आउट की हैं। पहली बात ये है कि हमें दो वेक्टर्स चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर कॉज इन्वॉल्व है, कॉज वाला प्रूव है, तो हमें डॉट प्रोडक्ट चाहिए। और तीसरी बात ये है कि वेक्टर्स ऐसे रखने हैं जिनकी मैग्नीट्यूड का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, और ऐसे वेक्टर्स होते हैं हमारे पास यूनिट वेक्टर्स। सो वी हैव टू कंसिडर टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एंगल अल्फ़ा एंड बीटा या माइनस बीटा विद द एक्स एक्सिस। अब ये जो कॉज के साथ एंगल लिखा होता है, आप कभी ऑब्जर्व करें, अगर जब आप दो वेक्टर्स का डॉट लेते हैं तो क्या डेफिनेशन होती है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन जो होता है वो आता है कॉज के साथ। इसका मतलब अगर ये ए है ये बी है तो इनके दरमियान एंगल थीटा होगा, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। अब ये कॉज के साथ लिखा हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो आपने ऐसे वेक्टर ज्यूम करने हैं जिनके दरमियान एंगल अल्फ़ा प्लस बीटा बनता हो। तो उस पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें वेक्टर्स ऐसे ज्यूम करने पड़ेंगे कि एक वेक्टर हम रखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये लेट से एक यूनिट वेक्टर है जिसको हमने ए कैप से डिनोट कर दिया, और हम कहते हैं कि ये एंगल बना रहा है अल्फ़ा। एक हम रख लेंगे एंगल वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका नाम रख लेते हैं बी कैप, और इसका जो एंगल चूँकि ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो ये हम कहेंगे ये है माइनस बीटा। माइनस बीटा का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैयर हो रहा है और मैग्नीट्यूड बीटा है। लेकिन जब बात होगी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो ये एंगल होगा। और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो डायरेक्शन लेस होता है, उसकी डायरेक्शन कोई नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। तो ऊपर की तरफ अल्फ़ा है, नीचे की तरफ बीटा है, तो दोनों के दरमियान में कितना आ गया, दोनों के दरमियान में बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये सिर्फ समझने वाली लॉजिक है इसमें कि आपने वेक्टर फर्स्ट और फोर्थ में क्यों रखा है। उसकी रीज़न ये थी कि हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स अल्फ़ा प्लस बीटा करना चाह रहे थे। आप थोड़ी देर के लिए देखें, इसके साथ की एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 349। एग्जांपल 9 349 पेज पे है। उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमने प्रूव करना था कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला। इसका मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए था अल्फ़ा माइनस बीटा। तो आप उसमें ये करेंगे कि एक वेक्टर रखें कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दूसरा भी आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रखना पड़ेगा। वो क्यों, क्योंकि अगर ये ए कैप है और इसका एंगल है अल्फ़ा, और ये बी कैप है और इसका एंगल है बीटा, तो बिटवीन द वेक्टर्स एंगल कितना बनेगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो माइनस वाला प्रूव करना हुआ तो आपने दोनों रखने हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लस वाला प्रूव करना हुआ तो एक फर्स्ट में रखना और एक फोर्थ में। तो ये इसकी थी लॉजिक।
अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। जैसा कि हमने पहले बताया कि हमें 2 यूनिट वेक्टर कंसीडर करने पड़ेंगे, जिनको मैंने डायग्राम में मेंशन कर दिया, अब उनको यहाँ लिखना है जस्ट। कंसीडर 2 यूनिट वेक्टर्स मेकिंग, वेक्टर्स भी लिख दें कौन कौन से, यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप। अगर आप बुक में देखेंगे तो उसने ओ ए और ओ बी रखा हुआ, वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन चूंकि यूनिट है तो हमें कैप वाली नोटेशन ज़्यादा बेहतर लग रही है। वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप, और साथ लिख दें कि इनका एंगल कितना बन रहा है, मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा विद द एक्स एक्सिस। अब माइनस बीटा जो बन रहा है वो क्लॉकवाइज है, और अल्फा जो बन रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है। फिर वेक्टर की रेजोल्यूशन का एक रूल होता है, आप सारे जानते होंगे, मैं उसको भी यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि आप जब ये कहते हैं कि एक्स वाई प्लेन के अंदर ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, तो ओ से पी तक एक वेक्टर बनता है जिसको कहते हैं पी का पोजीशन वेक्टर, और ये आ गया इसका वाई कोऑर्डिनेट, और यहाँ से यहाँ आ गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर वेक्टर में लिखूँगा ओ पी वेक्टर, तो ये बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। और अगर आप इसको रिजॉल्व करते हैं, ये एंगल अगर थीटा हो और यहाँ से यहाँ लेंथ इसकी आर के बराबर हो, तो फिर आप जानते हैं एक्स जो होता है ये इक्वल होता है आर कॉस थीटा के, और वाई इक्वल होता है आर साइन थीटा के। इसका मतलब एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट क्या होता है, आर साइन थीटा। आर इसमें शो करता है वेक्टर की लेंथ को, और थीटा होता है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में हो। तो अब इसका मतलब है किसी वेक्टर को आप कॉस और साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये लेंथ जो है, चूँकि अगर ये हम यूनिट वेक्टर ले रहे हैं तो ये जो लेंथ होगी आर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के। तो यहाँ सिर्फ आर कॉस की जगह कॉस आ जाएगा और आर साइन की जगह साइन आ जाएगा। तो क्या बन गया, कॉस थीटा आई और साइन थीटा जे। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम रिजॉल्व करते हैं इधर ए को, ए कैप को, तो ये देखें ए कैप को हम लिख सकते हैं, ए कैप का कितना एंगल है, अल्फ़ा, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे। और अगर हम बी कैप को लिखें तो बी कैप को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ माइनस बीटा आई और साइन ऑफ माइनस बीटा जे। कॉस नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ बीटा आई, और साइन माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करता तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ बीटा लिखा हुआ है, अल्फ़ा लिखा हुआ है यहाँ, कॉस अल्फ़ा आई और साइन अल्फ़ा जे, और ये बन गया कॉस बीटा आई और साइन बीटा जे। अब देख लें, ए वेक्टर की फाइनल फॉर्म ये बन गई और बी वेक्टर की फाइनल फॉर्म आपके पास ये बन गई। अच्छा, ये याद रखना है कि रेजोल्यूशन उस वक्त होती है, यानी ये रिजॉल्व आप उस वक्त कर सकते हैं जब एंगल अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन में हो। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा और माइनस बीटा दोनों का स्टैंडर्ड पोजीशन में होना ज़रूरी है। तो यहाँ लिख लेते हैं वेयर अल्फ़ा एंड माइनस बीटा आर इन स्टैंडर्ड पोजीशंस, तब जाके हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ले जी, हमने अपना काम जो है वो 80% कर लिया। अब लास्ट स्टेप है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू कॉज को इन्वॉल्व करना। तो लिखते हैं अब इसमें, क्योंकि असल तो हमने जो प्रूव करना था वो कॉज का था, तो उसके लिए डॉट चाहिए। अगर साइन का प्रूव होता तो हमें उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी होती। तो मैं लिखता हूँ टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कैप एंड बी कैप इम्प्लाइज। अब देखिए, आप जी डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या होगा, ए कैप डॉट बी कैप, एक तरफ लगाएंगे डेफिनेशन और एक तरफ लगाएंगे कंपोनेंट फॉर्म। तो ए कैप के कंपोनेंट वो लिखे हैं आपके सामने, क्या है, कॉस अल्फ़ा आई प्लस साइन अल्फ़ा जे, और बी कैप के हैं कॉस
बीटा आई माइनस साइन बीटा जे। आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और ये बनेगा जे वाला जे से साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इधर लगाएं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है कि ए डॉट बी की डेफिनेशन है ए मैग्नीट्यूड फिर बी मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल बिटवीन कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये भी वन चूँकि दोनों यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, सिर्फ क्या बच जाएगा आपके पास, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, और इधर क्या आ गया आपके पास, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो ये हमारा जो प्रूफ है वो यहाँ पहुँच के कंप्लीट होता है। इस तरह जब आप एग्जांपल नंबर 9 करेंगे पेज नंबर 349 वाली, तो यहाँ पे आपको दोनों वेक्टर पहले क्वाड्रेंट में रखने पड़ेंगे क्योंकि वहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा वाला प्रूव करना आपने। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है मैंने आप लोगों के सामने, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू सी काज ए और ए काज सी। ए और सी जो एंगल में लिखे हैं ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सी और ए उसकी साइड्स को। जब भी ट्राइंगल में स्मॉल ए बी सी यूज़ होता है तो ये यूजुअल नोटेशंस होती हैं, इसमें हमें अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना होता, जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है उसी को फॉलो करना होता है। तो एक ट्राइंगल ऐसी लेनी पड़ेगी आपको कि अगर लेट से यहाँ मैं कहता हूँ कि ए वर्टेक्स है और यहाँ बी वर्टेक्स है और यहाँ सी वर्टेक्स है, तो ए के सामने जो लेंथ होगी स्टैंडर्ड इसको ए रखना पड़ेगा हमें, बी के अपोजिट को हमें बी रखना पड़ेगा और सी के अपोजिट को हमें सी रखना पड़ेगा। तो जब ये स्मॉल ए बी सी यूज़ होता है तो इसका मतलब हमें स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो करना पड़ता है और इसके अलावा हम नहीं रख सकते इसको। अब हम काम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा में, वेक्टर्स को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये जो लेंथ हमने रखी है इन्हीं को आप वेक्टर फॉर्म में लिख लें। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर और ये सी। लेंथ इनकी ए बी सी रहेगी, डायरेक्शन क्या होगी, सी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी ए बी के अलॉन्ग, ए की हो जाएगी बी सी के अलॉन्ग और बी की हो जाएगी सी ए के अलॉन्ग। तो ये ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स के अलॉन्ग वन वे राउंड हो जाएंगे। इसका मतलब है ये अगर एक ही ऑर्डर में, तो फिर बाय डेफिनेशन अगर तीन वेक्टर ट्राइंगल की साइड्स के अलॉन्ग एक्ट कर रहे हो वन वे राउंड टेकन इन ऑर्डर, तो उनका सम ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ से हम बात शुरू करते हैं। कंसिडर आर ट्राइंगल ए बी सी। कैसी ट्राइंगल होगी ये, सच दैट, अब इनके जो पोजीशन वेक्टर थे वो ये जो वेक्टर्स हैं ये मेंशन करें, पोजीशन वेक्टर नहीं है ये। ए आपने किसके अलॉन्ग रखा हुआ है, देखें ए रखा हुआ है बी सी साइड के अलॉन्ग, सच दैट ए इज अलॉन्ग बी सी। इसी तरह जो बी है बी इज अलॉन्ग, देख लें बी किसके अलॉन्ग है, सी ए, और जो तीसरा है हमारे पास सी, सी इज अलॉन्ग ए बी। अगर ये वन वे राउंड है तो फिर क्या होना, देखें सो इन तीनों का जो सम है ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम कहते हैं ये हमारी पहली स्टेटमेंट है और जो भी चीज़ प्रूव करनी होगी वो इससे ऑनवर्ड हम करेंगे। अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स इस क्वेश्चन के हैं और बिल्कुल 2 इसके साथ सिमिलर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल के 2 पार्ट आपको मिलेंगे पेज नंबर 348 एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर। तो ये तकरीबन 4 यहाँ पे पार्ट्स और 2 एग्जाम्पल 6 पार्ट्स हैं जिनका स्टार्ट इसी तरह से होगा, इक्वेशन 1 तक सारे के सारे पार्ट्स सेम रहेंगे। अब अगली बात देखते हैं कि हमने प्रूव क्या करना है। तो देखें आपने प्रूव करना है बी के लिए, इसमें 3 इस तरह के पार्ट्स हैं, 2 एक्सरसाइज के अंदर और 1 एग्जाम्पल में, जिसमें एक बी के लिए, एक सी के लिए और एक ए के लिए प्रूव करना है। तो अगर हमने बी वाला प्रूव करें तो यहाँ से बी एक तरफ करेंगे, अगर हमने सी प्रूव करें सी एक साइड पे करेंगे, अगर हमने ए प्रूव करें तो ए एक साइड पे करेंगे। तो अभी चूँकि हमने बी वाला प्रूव करा तो मैं यहाँ से बी एक तरफ करता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद हमने क्या करना है। अच्छा जी, मैंने कहा कि बी वाला प्रूव करें तो मैं यहाँ बी साइड पे करता हूँ। बी बेशक आप राइट पे ले आए तो माइनस बी हो जाएगा, एक तरफ माइनस बी बचेगा और एक तरफ ए प्लस सी बचेगा। तो ये देखें, अब माइनस बी बेशक आप लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस सी। अच्छा, अब वो है वेक्टर की फॉर्म में रिजल्ट, ये है मैग्नीट्यूड फॉर्म में। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड में तब कन्वर्ट होता है जब उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए। तो मैं इसको कहता हूँ इक्वेशन 2, और मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए इसका इसी के साथ लेता हूँ डॉट। तो लिखें टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ
टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 बाय, अगर हम बी वाली, ये बी की एक बार रखा हुआ है तो हम इसका डॉट बी से ले लेते हैं, सी वाला वो सी से लेंगे, ए वाला वो तो हम ए से डॉट लेंगे। दिस इम्प्लाइज, देखें क्या होना है, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, माइनस बी का डॉट बी के साथ, और राइट साइड में भी क्या होगा, ए प्लस सी का जो डॉट है वो भी बी के साथ। अब बी डॉट बी सेम वेक्टर का डॉट क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो बी डॉट बी बनेगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। इधर क्या आना, देखें इधर होगा ए डॉट बी और आगे आ जाएगा आपके पास ए डॉट बी और सी डॉट बी। अब डॉट प्रोडक्ट जब ओपन करेंगे, देखें मैंने इसको ओपन करना है तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए और बी के दरमियान एंगल देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब ज़रा नोट कीजिएगा ए और बी के दरमियान कितना एंगल है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, बल्कि जब से हम ये काम कर रहे हैं, जब भी मैंने क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट से, तो मुझे हमेशा जो आंसर मिला है वो 99% बच्चों ने गलत आंसर ही किया है। जैसे मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप भी सोच लें कि ए और बी के दरमियान कितना एंगल है, तो अभी आप देखें कि ए और बी के दरमियान जो एंगल बन रहा है, तो अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के दरमियान कितना एंगल बना, तो आप उसका उम्मीद है गलत आंसर ही करेंगे। देख लेते हैं कैसे होगा। ए आपको नज़र आ रहा है वेक्टर ये वाला, और बी ये नज़र आ रहा है, तो लॉजिकली देखने में लगता है जैसे ए और बी के दरमियान ये वाला एंगल है। अगर ये सी वर्टेक्स, यूजुअली हम सी वर्टेक्स पे गैमा एंगल लेते होते हैं, ए पे अल्फ़ा और बी पे बीटा, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि बुक वाले ने एंगल्स को अल्फ़ाबेट्स के साथ, जो वर्टिसेस उनके साथ ही एसोसिएट किया हुआ है, तो इस एंगल को बजाय गैमा कहने के आप सी कह देंगे। अब देखने में लगता है जैसे ए और बी के दरमियान सी एंगल है, हालांकि एंगल तब बनता है जब दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम हो, दोनों आउटवर्ड हों, तब एंगल बनेगा। तो अब मुझे बताएं, ए इस वर्टेक्स पे इनवर्ड है, बी इस पे आउटवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम करने के लिए जो ए वेक्टर जा रहा है इसकी लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये मैं ए की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको प्रोड्यूस करता हूँ। अब जब इसको प्रोड्यूस करूँगा तो ए अब यहाँ पे एज्यूम होगा, अब ये ए की लाइन ऑफ एक्शन होगी आउटवर्ड और बी भी यहाँ से क्या है आउटवर्ड, तो ये वाला एंगल काउंट होगा जो कि ए और बी के दरमियान होगा। तो इसको काउंट करने के लिए देखें कितना बनता है। अगर ये इनसाइड एंगल सी है तो टोटल 180 होता है, तो फिर आउटसाइड कितना हो गया, आउटसाइड हो जाएगा 180 यानी पाई माइनस सी। बाकी भी बना लें, बाकी भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसको अगर हम कहते हैं कि बी और सी के दरमियान कितना एंगल है, तो आप देखें बी है आउटवर्ड, बी इनवर्ड है और सी क्या है आउटवर्ड, तो बी की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको भी प्रोड्यूस करें। इसको जब हम प्रोड्यूस करेंगे लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये बन गई बी की लाइन ऑफ एक्शन। अब ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड है, तो ये वाला एंगल काउंट होगा। अगर इन साइड देखें आप, तो ये ए वर्टेक्स है, इस पे ए एंगल है, तो टोटल 180। अगर इधर ए है तो बाहर फिर होगा पाई माइनस ए। और आखिर ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी हमें चाहिए होगा बाद में। तो इधर अगर हम इसकी लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि सी इनवर्ड है, ए आउटवर्ड है, तो अगर हम सी की लाइन ऑफ एक्शन को प्रोड्यूस कर लें तो हमें नज़र आएगा कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। अब वही बात आ गई कि अगर इन साइड देखें एंगल, तो बी वर्टेक्स पे बी एंगल है, तो जो आउटसाइड बनेगा वो टोटल पाई में से बी निकाल दें, पाई माइनस बी। अब आप इस पर अप्लाई करें, देखें तो ए डॉट बी का मतलब क्या होगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, और सी डॉट बी का मतलब क्या होगा, सी मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अभी आपको बता चुका हूँ कि ए और बी में पाई माइनस सी एंगल है और बी और सी में पाई माइनस ए एंगल है, तो यहाँ आ जाएगा पाई माइनस सी, इधर आ गया पाई माइनस सी एंगल और इधर आ गया पाई माइनस ए एंगल, और लेफ्ट पे चल रहा है माइनस बी स्क्वेयर। अब एक रिज़ल्ट है हमारे पास फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री का कि कॉज ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉज थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ देखें ए बी कॉज पाई माइनस सी क्या हो जाएगा, माइनस कॉज सी, और कॉज पाई माइनस ए हो जाएगा माइनस कॉज ए। तो राइट साइड देखें क्या चीज़ कॉमन है, राइट साइड से माइनस बी कॉमन ले लें, ब्रैकेट में रह जाएगा ए कॉस सी, और प्लस अगर हम बी कॉमन ले चुके हैं तो सी कॉस ए। अब ये
एक माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और बी स्क्वेयर था तो एक स्क्वेयर बी से क्या हो जाएगा कैंसिल। हेंस द फाइनल फॉर्म इज़ बी इज़ इक्वल टू ए कॉज सी प्लस सी कॉज ए। इस तरह का एक और पार्ट है, सेकंड पार्ट वो आपने खुद करना है, और ए वाला प्रूव करना हो तो ए साइड पे करें, बी वाला हो तो बी साइड पे करें, सी वाला हो तो सी साइड पे कर लें। तो ये इस तरह से एक आसान सा काम है। अब जो आखिरी दो पार्ट्स हैं उसमें से भी कर लेते हैं, फिर लेक्चर को आज कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो लिख लेते हैं इसके बाद जो आखिरी दो में से एक पार्ट, क्वेश्चन की वर्डिंग में चेंज नहीं कर रहा, क्वेश्चन वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ पार्ट नंबर जो 1 है वो हो चुका है, सेकेंड आपने करना है। थर्ड और फोर्थ में से मैं एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने। मैंने पहले ये कहा है कि जितने भी पार्ट्स हैं यहाँ तक काम बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको अरेज नहीं करूँगा, ये वैसे ही लिखा रहेगा, डायग्राम वैसी रहेगी, सिर्फ ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तो चलते हैं अब इसके लास्ट पार्ट की तरफ लिखते हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन 12 का फोर्थ पार्ट लिखा है, जिस तरह फर्स्ट सेकंड सिमिलर थे और एक मैंने करवाया, एक आप पे छोड़ा, आखिरी दो भी सिमिलर थे, लास्ट वाला मैं करवाता हूँ, सेकंड लास्ट आप लोगों ने करना है। ये है सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab कॉस सी। इसको अगर आप गौर से देखें तो ये फर्स्ट ईयर में आपने लॉ ऑफ कोसाइन पढ़ा था, ये वो लिखा हुआ है। दो इसके पार्ट एक्सरसाइज में, एक इसका पार्ट एग्जाम्पल नंबर 8 पेज नंबर 348 पे लिखा हुआ है। अब करना आप लोगों ने ये है, क्योंकि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए बात प्रूव करनी है और स्मॉल ABC यूज़ हो रहे हैं, तो यूजुअल ट्रायंगल लेनी पड़ेगी जिसमें हमने लिखा था वही सेम जो वर्डिंग है वो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ABC सच दैट ए वेक्टर रखा था हमने स्मॉल a वर्टेक्स के अपोजिट, बी के अपोजिट बी, सी के अपोजिट सी, और सारे वन वे राउंड रखे थे कि ए अलॉन्ग BC, बी अलॉन्ग CA, सी अलॉन्ग AB। तो वन वे राउंड होने की वजह से इनका सम क्या हो गया था 0। अब आपको याद होगा जो हमने पहला क्वेश्चन किया है उसमें हमने बी साइड पे किया, चूँकि हमने वो बी वाला प्रूव करना था, हमने अब सी वाला प्रूव करना है। तो यहाँ से अब सी साइड पे कर लें, सी राइट पे ले आते हैं, देखें सी राइट पे लाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव सी और एक तरफ बच जाएगा ए प्लस बी एंड वी कॉल इट इक्वेशन 2। पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा, पिछले पार्ट में हमने ये किया था कि इक्वेशन का डॉट बी से लिया था, क्योंकि हमें सिर्फ बी डॉट बी से बी मैग्नीट्यूड बनाना था। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि तीनों के ऊपर स्क्वायर है, ए के ऊपर, बी के ऊपर और सी के ऊपर। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर तब बनता है जब उसका उसी के साथ डॉट लिया जाए। इसका मतलब अगर तीनों पे स्क्वायर चाहिए तो तीनों के साथ डॉट लेना पड़ेगा हमें। तो अब इसका मतलब है ये पूरी इक्वेशन जो है इसका इसी इक्वेशन के साथ डॉट लेते हैं ताकि ये तीनों अपनी मैग्नीट्यूड्स में कन्वर्ट होकर स्क्वायर हो जाएं। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन 2 बाय 2, इसी के साथ डॉट लेते हैं। देखिए फिर क्या बनेगा, दिस इम्प्लाइज एक तरफ क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड थी माइनस सी का माइनस सी के साथ डॉट होगा, और राइट पे था a प्लस बी, तो a प्लस बी का a प्लस बी के साथ डॉट होगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, c डॉट c क्या बन जाएगा, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, a डॉट a हो जाएगा यहाँ पे, फिर a डॉट b हो जाएगा, फिर b डॉट a हो जाएगा, और फिर b डॉट b, जो म्यूचुअल एक हम 1 बाय 1 डॉट ले रहे होते हैं। अब देखिए सी स्क्वायर तो हो गया, ये a डॉट a का मतलब है a स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल हैं, चूँकि डॉट कम्यूटेटिव होती है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स a डॉट b, और b डॉट b होता है b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया c स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये जो 2 टाइम a डॉट b लिखा हुआ है, a डॉट b वही बात है, जब डेफिनेशन लगाएंगे तो क्या होगा, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो a और b के दरमियान देखें, a और b के दरमियान कितना एंगल है, पाई माइनस सी, तो पाई माइनस सी आएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने रिज़ल्ट यूज़ किया था, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है कि cos पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो 2ab है इसके साथ आ जाएगा माइनस cos सी, हेंस अल्टीमेट फॉर्म बनी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab cos c। तो ये बात यहाँ पे प्रूव हो गई। एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम 7.4 और उससे ऑनवर्ड काम करेंगे। आज तक इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।